रहे थे, बोरेक्स के बारे में स्टडी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों हम लोग बोरेक्स को हीट करते हैं, ठीक है, तो बोरेक्स को जब हीट करेंगे तो बोरेक्स से बच्चों क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका वेपराइज होगा। ये एक्चुअली लिक्विड फेज में रहेगा। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है वो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में होगा। जैसे इसको हीट मिलेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या होगा, वो लिक्विड फेज से धीरे धीरे वेपराइज होगा, गैस की फेज में चेंज होगा, ठीक है। जब ये गैस की फेज में आपका चेंज हो रहा होगा तो उसी समय ये आपको ध्यान देनी है कि वो गैस क्या होगी बच्चों, वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स होगी। तो बोरेक्स को बच्चों को क्या करेगा, स्वेलअप करेगा, ठीक है। ये जो बोरेक्स आपको इधर आपको जो बोरेक्स होगा, उस बोरेक्स कंपाउंड को, बिकॉज यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो चुका है, ये गैस बच्चों वाटर वेपर्स, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बोरेक्स बच्चों क्या होगी, आपकी स्वेलअप हो जाएगी। और बोरेक्स अगर आपकी स्वेलअप हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है। तो जब वो बोरेक्स आपकी स्वेलअप हो चुकी है तो उसके अंदर बच्चों क्या होगा, पानी अंदर होगा, उसमें वाटर वेपर्स अंदर होगी, तो पानी जो होगा वो बाहर आने का रास्ता बनाएगा। इसलिए जो होगा Na2B4O7 जो होगा वो आपका हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर आना चाहेगा, तो बच्चों वो बन जाएगा आपका पोरस। पोरस का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल होल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर ये इसमें देखो तो स्मॉल स्मॉल जो होल्स होंगे वो आपको इस तरीके से जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां से वाटर मॉलिक्यूल आपको बाहर आने के लिए रास्ता बनाएगा ऑब्वियसली। तो उस केस में आपका जो Na2B4O7 है, जो आपका बोरेक्स है, वो आपका कैसा हो जाएगा, समझ में आया सभी को। बोरेक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, यस, बोरेक्स आपका यहाँ पे बच्चों कैसा हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर हो रहा है। अब जब बोरेक्स आपका पोरस हो चुका है तो उसको अब यहाँ देखो, ये आपका है ना बोरेक्स, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पोरस होगा। और पोरस होने के बाद यही बच्चों कन्वर्ट होता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड की फॉर्म में। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ग्लासी का मतलब बेटा ग्लास की तरह जो थोड़ा सा आपको लगेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस जो होगा। और बीड एक्चुअली क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा है कुछ बच्चों ने मुझसे, कल या परसों में क्वेश्चन पूछा था बीड के ऊपर, तो बीड में आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बीड का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है, दिस इज एक्चुअली क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो ग्लास होता है ना उसकी तरह आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा, देखो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ठीक है। तो अभी ट्रांसपेरेंट, यस निरांत, आफ्टरनून डियर, यस। तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड आपका यहाँ से फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यही आपका जो Na2B4O7, ये एक्चुअली बच्चों क्या है, पोरस हो चुका है, ठीक है, ये पोरस हो चुका है। तो इसके साथ अपन क्या करें, इसको हीट ही करेंगे। तो हीट करने से बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaBO2 के अंदर, और प्लस बच्चों यहां से रिलीज होगी आपकी B2O3, ठीक है। बोरॉन का आपका जो ऑक्साइड है वो फॉर्म हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और प्लस यहां से बनेगा NaBO2। तो Na2 बेसिकली आयोनिक कंपाउंड, और ये आपको Na प्लस एंड BO2 माइनस 1 की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, आयोनिक पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपका लेटिस डिफाइन होगा, लेटिस एनर्जी डिफाइन होगी। तो मतलब यहाँ पे लेटिस होगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या बनता है कि हार्ड, ये दिख रहा है ना आपको, ये काफी हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड रॉक की फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि ये जो ग्लासी बीड बनता है हार्ड क्यों होता है, तो सिंपल सा आपको आंसर देना है, किसी क्रिस्टल की फॉर्म में क्यों होता है। तो सीधा आपको आंसर करना है कि यहाँ पे आपका जो ये जो सॉल्ट बनता है NaBO2, ये आपके आयनिक पार्ट में होता है, एक पार्ट कैटायनिक है, दूसरा पार्ट एनायनिक है, दोनों कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफाइन होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग, और आयनिक बॉन्डिंग की वजह से ये हो जाता है हार्ड। अब क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनाया कैसे जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड को हम लोग समझते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो देखेंगे बच्चों।
तो पहला है कि व्हाट इज बोरैक्स स्पीड टेस्ट एंड व्हाई इट इज यूज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सभी सामने क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नीट के अंदर और प्लस सीईटी के अंदर या प्लस जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहला है कि बोरैक्स स्पीड टेस्ट एक्चुअली में है क्या, और व्हाई इट इज यूज्ड, इसका हम यूज क्यों करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मेटल इन सॉल्ट। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। हम लोग बोरैक्स बीट टेस्ट, हम लोग जो बच्चों बात कर रहे हैं बोरैक्स बीट टेस्ट के बारे में। तो जो बोरैक्स बीट हमारा टेस्ट है उसको हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, तो आंसर आपके सामने है, बिकॉज इट इज यूज टू डिटेक्ट मेटल। ठीक है, मेटल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे बच्चों क्या था, सोडियम था, उसी तरीके से और भी आपकी मेटल्स होंगी। तो उन मेटल के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस जो आपका बोरैक्स बीट टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं। तो पहली बात बच्चों समझ लो, बोरैक्स बीट टेस्ट क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बोरैक्स बीट टेस्ट एक्चुअली है क्या, तो क्या है बच्चों, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। सेकेंड, जिस भी सॉल्ट में, इसको मैं और सिंपल तरीके से देखो आप यहाँ समझ सकते हो, देखो नीचे यहाँ पे बताया भी गया है कि जिस भी सॉल्ट में मेटल को पता करना है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सॉल्ट होंगे बच्चों, बात समझो, हमारे पास बहुत सारी सॉल्ट है, उन पर्टिकुलर सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट होगा। बताओ बच्चों सभी लोग, उन सभी सॉल्ट में क्या होगा, भाई सॉल्ट के पास क्या होगा, एक पार्ट आपका कैटाइनिक होता है, ठीक है, कैटाइनिक पार्ट का मतलब वो आपका जनरली आपको मेटल मिलेगा, और एक पार्ट होता है आपका एनायन। तो जो कैटाइनिक पार्ट होगा वो आपका एक्चुअली में मेटल ही होता है जनरली केस में, ठीक है बच्चों। तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर अगर आपको मेटल का डिटेक्शन करना है कि कौन कौन सी मेटल है, ठीक है, कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट है किस सॉल्ट के साथ, तो हम लोग बोरैक्स बीट टेस्ट का यूज करेंगे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जिस भी सॉल्ट में मेटल को पता करना होता है उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में बोरैक्स बीट को डिप कर देते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी एक सॉल्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्ट का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक हम बीकर ले लेंगे, एक बात पूरी पूरी की पूरी प्रोसेस को समझो। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इस तरीके से सॉल्ट को यहाँ से लिया, इसमें डिप किया, और यहाँ पे ऑलरेडी बेटा प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बन गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस बीकर में क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब बोरैक्स बीट अपन ने उधर बनाई थी, याद है बच्चों बोरैक्स बीट, अरे बोरैक्स बीट पता है ना सभी को। तो बोरैक्स बीट जो बन चुकी थी उस बोरैक्स बीट को हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से रॉड होता है, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड होती है बच्चों, और उसके ऊपर हम बोरैक्स बीट को इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान दो, बोरैक्स बीट को हम इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, इकट्ठा करते हैं, और इसी रॉड को हम लोग इधर से हैंडल करेंगे, पकड़ेंगे इसे, और पकड़ने के बाद इसको हम लेके आएंगे और सीधा इसके अंदर आके हम डिप करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बोरैक्स बीट को मैं लेके आया और इस पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने उसको डिप कर दिया, और डिप करने के बाद और फिर से हीट कर देंगे, डिप करेंगे वो बाहर निकालेंगे। डिप करने के बाद जैसे मैंने बाहर निकाला तो बच्चों क्या होगा बताओ, इसकी अपर लेयर के ऊपर, इसी बोरैक्स बीट के अपर लेयर के ऊपर बच्चों सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो इसमें चिपक जाएगा। अरे वो इसमें स्टिक करेगा ना, बताओ भाई सब लोग बताओ। पहले देखो, पहली स्टेप बताता हूँ, पहले आपने क्या किया, अपने बोरैक्स से बनाया, बोरैक्स बीट बना लिया, बोरैक्स बीट आपने बना लिया, वो देखो ये बोरैक्स बीट है, हार्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी मेटल सॉल्यूशन में इस बोरैक्स बीट को हम उसमें डिप करेंगे, और डिप करने के बाद बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद इस बोरैक्स बीट, जो ग्लासी बीट आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, उसके आसपास वो सॉल्ट सॉल्यूशन स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे बोरैक्स बीट को, और उसको हीट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जब उससे हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के बाद बच्चों क्या होगा, ईच मेटल शोज डिफरेंट कलर ऑफ हीटिंग फ्लेम। जब हम उस पर्टिकुलर बोरैक्स बीट को हीट करेंगे नीचे से, क्योंकि उस पे ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर क्या चिपका हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन चिपका हुआ है, उसी सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है बच्चों को, आपका एक पर्टिकुलर मेटल भी होगा, मेटल आयन भी होगा। तो फिर क्या करें, उसे हीट करेंगे। हीट करने में बच्चों दो टाइप की फ्लेम निकलती है। पहली फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सेकंड होती है आपकी रिड्यूसिंग। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो बच्चों ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये आपकी बाहर की तरफ होती है, आउटर, ठीक है, आउटर पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम,
और रिड्यूसिंग फ्लेम जो होती है बेटा वो इनर फ्लेम होती है, ठीक है। इनर पार्ट जो होता है ना फ्लेम का उसको बोलते हैं अपना रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चे को अपन यहाँ पे फ्लेम बनाते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये कैंडल है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लेम बना ली, ठीक है। ये नीचे आपके यहाँ पे कैंडल है, ऊपर से मैंने इसको फ्लेम बना लिया यहाँ पे। तो बच्चों इसका जो आउटर पार्ट जो ब्लैक कलर से बनाया है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग आपको फ्लेम इसको हम बोल सकते हैं। और जो इनर पार्ट होगा ये वाला, दिस सेक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है। बोरेक्स शीट मैंने पहले बनाया, बोरेक्स शीट बनाने के बाद बच्चों ने मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको उसको डिप कर दिया, और डिप करने के बाद मैंने उसको बाहर निकाला। हम लोग घर में भी करते हैं बहुत सारे काम ऐसे। डिप करने के बाद बाहर निकाला, उसमें क्या हुआ, इसी घर में पकौड़े वगैरह तलते हैं ना अपन, तो वही काम करते हैं, देखा नहीं? पहले उसको बना लेते हैं, अभी बड़ा पाव भी हम लोग यहाँ पे खाते हैं, अभी तो थोड़ा बंद हुआ है, उसमें भी यही करते हैं। और उसमें वो बेसन वगैरह ऐसे मिलाते हैं ना, उसको डिप करते हैं और उसके बाद उसको ऑयल में डालते हैं, और डालने के बाद आपको देखो बढ़िया सा जो आपको प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। तो वही सीन है, पूरा शीट बन गया, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, उसको बाहर निकाला और उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद बच्चों दो टाइप की फ्लेम आपको मिलेगी, एक फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरी आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम। और इस फ्लेम का बच्चों क्या होगा, डिफरेंट कलर, ऊपर लिखा है ना, इसी फ्लेम के डिफरेंट कलर होंगे, उस कलर के बेस में मेटल को डिटेक्ट कर पाऊंगा। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये देखो सामने आपके यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यस बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पे आपको देखो समझाया जा रहा है कि बच्चों यहाँ पे मेटल है और इन्हीं मेटल पे ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान दो, ये सारी के सारी जो मेटल है, जो बच्चों यहाँ पे मैंने डाटाबेस लिया हुआ है, ये डाटाबेस एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के बाहर आपका इनऑर्गेनिक नहीं आता है, नीट के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे कॉपर है, निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है। समझ आ रहा है सभी को? तो बच्चों यहाँ पे ये देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, बाहर वाली फ्लेम आउटर पार्ट, ये आपकी इनर फ्लेम है। जैसे आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये कैंडल है, ये देखो फ्लेम इस तरीके से है, तो बाहर वाला पार्ट है ये बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। और इसका जो इनर पार्ट में बनाता हूँ ये वाला, दिस इनर पार्ट इज पर्टिकुलर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, तो बाहर की जो फ्लेम है वही मुझे दिखाई देगी, अंदर वाली फ्लेम भी दिखाई देती है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो कैंडल को आप, तो जो बाहर वाली फ्लेम है अगर बच्चों आती है ब्लू कलर की, कैसी आती है प्लीज ध्यान दो। अगर बच्चों आती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू कलर की, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट प्रेजेंट है, कॉपर मेटल आयन आपका प्रेजेंट है। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम जो बट अंदर वाली फ्लेम अगर रेड ब्राउन आती है, तो भी उसे हम बोलेंगे बच्चों कॉपर। तो कैसे याद करें सर? याद करने का तरीका देख लो, ये देखो बी है, तो बी से ब्राउन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्राउन, तो दोनों समझ में आ रहा है। अगर बच्चों कॉपर आएगा, तो कॉपर आने पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को समझ लो ब्लू होगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम आपका रेड ब्राउन होगा। आप जिस भी कमरे में पढ़ते हो, जो भी आपकी स्टडी टेबल है, वहां पे इस पर्टिकुलर जो आपको मैं यहाँ पे जो सीट आपको दिख रही है, इसको आप वहां पे लगा लेना, ठीक है। और लगाने के बाद इसको पढ़ना है आपको, हर रोज देखना है, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप ट्रिक बना सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आते हैं निकल। निकल बच्चों मिलता है ब्राउन कलर का, ठीक है। और इसका यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम की बात करते हैं तो ग्रीन कलर का। देखो यहाँ पे तीनों ग्रीन है, ठीक है, तीनों यहाँ पे सीक्वेंस में ना, कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, यहाँ ये तीनों ग्रीन है, ऊपर रेड ब्राउन है, नीचे देखो ब्लू है। यहाँ पे देखो देखो, तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका समझ। सर कोबाल्ट के बारे में तो याद ही नहीं करना पड़ा मुझे, दोनों ब्लू है। कोबाल्ट के बारे में सर याद ही नहीं करना, दोनों ब्लू आए। क्रोमियम के बारे में सर याद नहीं करना है, ग्रीन आता है, याद है ना, ग्रीन करेला, अरे ग्रीन करेला याद है ना, पढ़ाया था आपको। तो सर इसके बारे में भी अपन को याद नहीं करना है। सर आयरन के बारे में पढ़ना है सिर्फ, और निकल के बारे में समझना है। बाकी ऊपर वाला तो सिंपल है, ब्लू और रेड ब्राउन। अरे बताओ बच्चों, ब्लू और रेड ब्राउन कॉपर का रहता है, ये भी सर याद हो। बस बच्चे ये दोनों, बस इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना। बस कौन कौन से बच्चों, एक तो निकल बचा हुआ है, एक आयरन है, बस इन्हीं दोनों को ध्यान देना है। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं है उनका लॉस होगा बच्चों। तो यहाँ पे लेक्चर लेक्चर रिकॉर्ड करके मिल जाएगा, लेकिन आप डाउट नहीं पूछ पाओगे फिर वहां पे डायरेक्ट। तो बच्चों निकिल जो है, निकिल आपका ब्राउन कलर का होता है, और यहाँ से मिलता है ग्रीन। ये आपका येलो होता है, ये मिलता है ग्रीन, ठीक है। तो इसका देखो आसान तरीका यही है कि आप इसको सीक्वेंस में याद रखो, कॉपर, निकिल, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, बस इतना, कॉपर, निकिल, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, ठीक है। और उसके लिए बच्चों आपकी जो रिड्यूसिंग फ्लेम है वो आसान है, ये ग्रीन। ये आप क्या करना, घर में आप कम से कम 10 टाइम, कम से कम आप 10 टाइम्स इसको लिख के देखना बार बार,
और लिख के देखने के बाद डेफिनेटली आपके जो माइंड के अंदर होगा ना बेटा, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा अच्छे से। कोई नीचे वाला अपन को याद ही नहीं करना, ऊपर वाला भी याद ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बाकी तो यहाँ तो ग्रीन होता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपकी, बस इसको समझ लो, ब्राउन येलो ग्रीन, खत्म। क्रोमियम को भी याद नहीं करना भाई, ये भी तो ग्रीन ग्रीन ही है ना दोनों जगह, बस दो ही को आपको समझना। अरे बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? अब देखो यहाँ पे रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपने सॉल्ट ली, ये आपका यहाँ पे क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है। और सॉल्ट सॉल्यूशन बच्चों बनता है बीकर के अंदर, ये कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन। तो अगर ये सॉल्यूशन आपके कॉपर सल्फेट का है तो मैंने क्या करा बच्चों, बोरेक्स बीड बना लिया। तो बोरेक्स बीड देखो ये है, दिस इज बोरेक्स बीड, दिस इज बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स बीड कैसे है, ट्रांसपेरेंट है ये। इसको मैं यहाँ पे लेके इसमें डिप कर दिया। डिप करने के बाद मैंने जैसे उसको यहाँ से बाहर निकाला, तो निकलने के बाद बच्चों क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के ऊपर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड के ऊपर आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, वो इसमें स्टिक हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका स्टिक हो चुका है। और उसको बच्चों हम लोग यहाँ पे कर देंगे फिर हीट। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने का बच्चों बनेगा आपका CuBO2, मतलब सीधा सा प्रोसेस क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो सोडियम दिख रहा था वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा कॉपर के साथ क्या बच्चों, BO2 ट्वाइस। इसका नाम है कॉपर मेटाबोरेट। और कॉपर मेटाबोरेट का जो कलर एनसीईआरटी में लिखा है ब्लू कलर, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन सी है बच्चों, ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। जब इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पे ये ब्लू कलर आपका फ्लेम शो करेगा, जो एनसीईआरटी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपकी लिखी गई है। रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में बताया गया है, और क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं कि कौन सा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा है जो ग्लासी बीड टेस्ट के साथ आपका ब्लू कलर शो करेगा एज रिड्यूसिंग फ्लेम। तो आंसर बच्चों कौन सा होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। मैं पूछूं ग्रीन, ग्रीन शो करेगा रिड्यूसिंग फ्लेम, तो ये तीन आंसर हो सकते हैं, तीनों की, तो निकल, आयरन और क्रोमियम। लेकिन वहां पे हिंट करेगा रिड्यूसिंग फ्लेम जो है उसका कलर ग्रीन है, लेकिन वहां ये क्लियर करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग फिल्म विल बी येलो, तो आंसर विल बी आयरन। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म विल बी ग्रीन, तो आंसर विल बी क्रोमियम। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म विल बी ब्राउन, तो आंसर विल बी निकिल। और बाकी अगर क्वेश्चन कॉपर के बारे में पूछता है तो भी आप कर पाओगे। तो सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बोनस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको पता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत इजी था। चलो अब चलते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बच्चों है कंपाउंड ऑफ बोरॉन में बोरेक्स आपका हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बोरिक एसिड की तरफ। तो बोरिक एसिड के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या वो देखो। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड पढ़ना है, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड पढ़ना है। इतने सारे के सारे पॉइंट हम लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? अभी हम लोगों ने बोरेक्स के बारे में फिनिश किया है, बाकी जो बच्चे ज्वाइन नहीं है उनको बोल दो प्लीज सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो बच्चों बोरेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बची हुई हैं जिसको पढ़ाना बाकी है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली में ही प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, और बेटा हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड पढ़ना है। इसको आज ही फिनिश करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन फॉर द बोरिक एसिड, ये होता है बोरिक एसिड BOH थ्राइस। BOH थ्राइस हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम के अंदर भी इसको बनाया था। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बोरिक एसिड, और इसका बच्चों अगर एक्सपेंशन करते हैं तो H3BO3 हम लोग इसे लिख सकते हैं। किसी बच्चों कोई डाउट इसमें नहीं है? तो बेटा इसका जो प्रिपरेशन है वो तीन तरीके से होता है, मेनली बेसिकली फ्रॉम 3 वेज। पहला होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। सेकंड है आपका इन दी प्रेजेंस ऑफ मेकिंग ऑफ B2O3, इसको बनाने के लिए। और तीसरा बच्चों है हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड एंड बोरॉन हाइड्राइड। अगर मैं यहाँ पे बोरॉन हैलाइड्स और बोरॉन हाइड्राइड्स का अगर बच्चों में हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, बोरॉन हैलाइड्स का मतलब बच्चों क्या है, BH3, दिस इज जनरल फॉर्मूला। बोरॉन हाइड्राइड बच्चों क्या है, BH3। तो बोरॉन हाइड्राइड या फिर बोरॉन हैलाइड का अगर बच्चों में हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो NCERT के ही है, उससे बाहर के नहीं है। ये बात समझ लो ध्यान से। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो बेटा NCERT बेस्ड बात कर रहे हैं, जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स पहला तरीका है। बहुत बार बच्चों क्वेश्चन आया है कि पहला ऑप्शन दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया, थर्ड ऑप्शन दिया और फोर्थ ऑप्शन दिया, कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलरली बोरिक एसिड का फॉर्मेशन डिफाइन नहीं करता है या फिर करता है।
तो आपको पता होने चाहिए। क्यों? तरीके तो बच्चों बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके, आप अलग तरीके से बोरिक एसिड बना सकते हो, बट एनसीईआरटी बोलती है कि मेरे ही तरीके फॉलो करो। इसलिए ये 3 तरीके आपको आने चाहिए, कम से कम ये 3 तरीके तो आपको समझ में आने चाहिए। पहला कौन सा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। सेकंड आपका है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग B2O3, जब B2O3 बनाते हैं तो भी हम वहां पे बोरिक एसिड बना लेते हैं। लास्ट बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड एंड बोरोन हाइड्राइड। तो कितने बच्चों को ये बात मेरी समझ में आई है, मैं जल्दी से बताऊं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, पहला देखो याद कराते हैं अपन को, हम लोग आपको मैं आपको याद कराता हूँ। देखो पहला पार्ट है हाइड्रोलिसिस किसका, आप हाइड्रोलिसिस बोरेक्स का कराओ। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था पहले वाले सेक्शन में, ठीक है, तो भी आपका बोरिक बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप हाइड्रोलिसिस ही कराओ। किसका हाइड्रोलिसिस कराओ? बोरोन के ट्राईहैलाइड का BX3 का, अभी कराएंगे हम लोग, और बोरोन के हाइड्राइड का BH3 का। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। प्लीज ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, और बच्चे गलत करके आते हैं डेफिनेटली। उनको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग अलग करके दे रखा है और मैं आपको एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली। एक ही जगह आपको तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो बेटा हाइड्रोलिसिस किसका कराते हैं? BX3 का, BH3 का और बोरेक्स का। इन तीनों का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, इनमें पानी डाल दिया, तो बच्चों डेफिनेटली आपका बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो बच्चों 3 कंपाउंड कौन कौन से रिवाइज कराओ? बोरोन ट्राईहैलाइड, बोरोन हाइड्राइड्स और आपका बोरेक्स। और बच्चों सिर्फ एक प्रोसेस बीच में ये बचा हुआ है कि अगर हम कभी भी B2O3 का फॉर्मेशन करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो भी बीच में क्या बनता है आपका? बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो रिवाइज करो जल्दी से, कौन कौन से बच्चों? बोरोन ट्राईहैलाइड, बोरोन हैलाइड, बोरोन हाइड्राइड और बोरेक्स। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको बोरिक एसिड मिलेगा। बाकी क्या है, B2O3 का अगर आप बनाओगे, फॉर्मेशन करोगे, तो बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको बोरिक एसिड मिलेगा। हो गया सभी क्लियर? 3 तरीके क्लियर है एनसीईआरटी के, बिल्कुल। अब आते हैं फटाफट से, देखो ये रिवीजन है, ये आपका रिवीजन वाला पार्ट है। हम लोग पहले देखो देख चुके हैं इसको पहले सेक्शन के अंदर। तो देखो बच्चों आंसर, Na2B4O7 को हम लोगों ने बेटा डाला है पानी के साथ, हम लोगों ने पढ़ा भी था अच्छे से। दिस इज एक्चुअली आयन एक्सचेंज रिएक्शन। यहां से आपको मिलेगा 2 सोडियम +1 और बच्चों मिलेगा B4O7-2। यहाँ पे टोटल आपका +2 चार्ज है, यहाँ -2 होगा। और उसके बाद बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां से मिलेगा प्लस एंड माइनस। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद होता है, तो बच्चों पॉजिटिव पड़ जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? दिस इज बेसिकली आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताओ बच्चों, आंसर क्या बनेगा? आंसर सिंपल सा है बच्चों। एक तो आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ से देखो सोडियम जाएगा OH के साथ, तो बनाएगा पहले देखो NaOH का फॉर्मेशन। और दूसरा आंसर क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ? दूसरा आंसर होगा H+ आएगा आपके B4O7 के साथ। तो बच्चों मैंने बताया था कि स्टेप याद करो, यहाँ से क्या मिलेगा? 2 मोल्स मैंने बनाए थे, H2B4O7 बनेगा, ये बनेगा ना। और इसको उसी टेम्परेचर बच्चों हीट कर लेते हैं। हीट करने से कन्वर्ट किस में हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, प्लस बच्चों बन जाता है H3BO3। इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर आपको पता होगा। ये क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस, ओके निरांत, यस थैंक यू। एंड आर्यन, कनिष, श्रुति, आर्या, आयुषी, अमान, अंकिता, यस ओके, दीप्ति एंड दशरथ, खातिजा बेटा, क्षितिजा, नूपुर, ओम, ठीक है। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं है। एंड समीक्षा, साक्षी, समीरा, समृद्धि एंड ठीक है, भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट रुद्रा, नेहाल, भक्ति, ओके ठीक है। विवेक, चलो बच्चों कोई कोई इशू नहीं है, जो भी बच्चे ज्वाइन है उनको डेफिनेटली फायदा होगा। कुछ बच्चे नहीं है, ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या ये रिएक्शन समझ में आ चुकी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे Na2B4O7 होगा। इसके साथ बच्चों पानी आएगा, तो आयंस को पहले बना लेना, आयोनाइज कर लेना, देन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करना। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा H2B4O7। H2B4O7 बच्चों इसको फिर से वही सेम टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो बच्चों कन्वर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल में और H3BO3 के अंदर। क्या सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है? ओके, तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, बट बी बॉन्ड ओनली H3BO3। भाई मुझे तो सॉल्यूशन में ये मिलेगा रिजल्टेंट, बताओ बच्चों सॉल्यूशन में रिजल्टेंट क्या मिलेगा? एक तो बोरिक एसिड मिल जाएगा, H3BO3 मिल जाएगा, बाकी मिलेगा NaOH। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों एक ही बीकर में होंगे,
क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ये बच्चों दोनों के दोनों एक ही बीकर के अंदर, संदेश यस, एक ही बीकर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन है कि सर मुझे तो सिर्फ ये था H3BO3, तो हम क्या करें यहाँ पे? तो बेटा क्या करो, सो इन ऑर्डर टू रिमूव NaOH बी एट एसिड इनटू, क्योंकि बच्चों ये क्या है, NaOH को बाहर निकालना है, तो NaOH एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको सभी को पता है। अगर इस स्ट्रॉन्ग बेस के सामने, और ये बच्चों क्या है, वीक एसिड है, ध्यान दो, दिस इज वीक एसिड, बोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। तो अगर मैं यहाँ पे NaOH को बाहर निकालना है, तो क्या करो, NaOH के सामने आप यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेके आओ HCl, उसको डाल दो। डालते ही बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ आंसर। यहाँ से क्या होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, जल्दी से बताओ, वाटर मॉलिक्यूल। बाकी बच्चों Na प्लस Cl माइनस से क्या बनेगा, NaCl। तो NaCl ऑल्सो स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों के दोनों बच्चों स्टेबल, और NaCl बच्चों सॉल्ट की फॉर्म में बनेगा, यहाँ से वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा। बताओ जल्दी से, यहाँ पे NaCl जो इसकी बॉटम में, इस बीकर के बॉटम पे जाके NaCl इकट्ठा हो जाएगा, और पानी बाकी आपको यहाँ मिलेगा। तो बेटा यहाँ से इजीली आपका क्या होगा, H3BO3 आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई, हम किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके नीट एग्जाम के लिए, बिकॉज एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस पे मैंने आपको वहां पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, वो देखो यहाँ पे है कि H3 मैंने B2O3 की बात की थी, बच्चों का याद होगा, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, Na2B4O7 बोरेक्स वाला, याद है बच्चों? क्या बताओ, 10 वाटर मॉलिक्यूल हीट करो तो बच्चों याद ना, तो सभी को पता होगा कैसे करना है, HAWT, अरे याद है क्या, इजी ट्रिक, यस। पहले अपन इसे हीट कर दें, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, यस। ए का मतलब बच्चों एसिड, यस मैंने HCl यूज कर दिया है Na2B4O7 के साथ। आयन एक्सचेंज रिएक्शन तो बन गया बेटा NaH2B4O7 प्लस NaCl बन गया है, बिल्कुल हॉट, यस बिल्कुल सही। आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है सीरियसली, ठीक है, घर में रहना। तो H2B4O7 जो है, इसके साथ फिर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, W का मतलब बेटा वाटर मॉलिक्यूल, और फिर से पानी डाल देंगे, तो बच्चों बन गया H3BO3। और H3BO3 को अगर T करेंगे, T का मतलब बच्चों हीट, तो बन जाएगा B2O3। क्या रास्ते में कहीं मिला था H3BO3? हाँ सर मिला था, ये मिल था, तो बन गया बच्चों H3BO3। अरे याद है बच्चों, अरे हॉट याद है कि नहीं, जल्दी से बताओ। और इसके पहले वाली रिएक्शन तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गई होगी कि उसको हम लोगों ने प्रोसीड कैसे कराया, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे बोरोन के हैलाइड्स को अगर आप हीट करो, मैंने वहां पे बताया था नेक्स्ट प्रोसेस में, बोरोन के अगर हैलाइड को अगर आप हीट नहीं करो, हीट करना ही नहीं है, ऐसे डिकम्पोज की बात छोड़ो, इसका वाटर के हाइड्रोलिसिस की अपन बात कर रहे थे। अगर बच्चों इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सर BCl3, ठीक है, दिस इज BCl3। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पहले भी डिस्कस किया है बच्चों। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे इसके सामने आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो लोन पेयर है तो बच्चों ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं बच्चों, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो बेटा। देखो लोन पेयर के अंदर 2 2 4 4 यहाँ पे है, और 4 आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर, आंसर विल बी 8। यहाँ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है BCl3 के पास, 1 2 3 4 5 और 1 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको हम लेविस एसिड भी बोल सकते हैं, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर्स, एक्सेप्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि लोन पेयर आपका यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो जैसे मूव करेगा ना, तो मैंने आपको याद करो मैकेनिज्म बताया था कि भाई बोरॉन के साथ क्या होगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, और यहाँ बच्चों ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ए से हो जाएगा अटैच। समझ में आया सभी को? अच्छा, जब ये अटैच हो गया तो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन ये रिलीज होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो पसंद नहीं होता है इसको। तो इस केस में अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है ना, वो अनस्टेबिलिटी शो करता है, तो यहाँ से एक HCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि बोरोन की वैलेंसी बच्चों 4 तो हो नहीं सकती ना। आप मुझे बताओ, क्या बोरोन की वैलेंसी 4 कभी हो सकती है बेटा? कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है, बोरोन की 4 नहीं हो सकती है। इसलिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, ये बच्चों बाहर निकल जाएगा HCl, तो एक OH मतलब ये बन जाएगा, ये बोरोन, यहाँ पे मैं बताता हूँ बस, यस। यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि ये बोरोन हो गया ना, इसके पास एक Cl यहाँ था, एक Cl ये था, एक Cl यहाँ था। यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल आया, उसने
यहाँ पे इस तरीके से वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर शिफ्ट कर दिए, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। बेटा इस बोरॉन की वैलेंसी 4 होने वाली है अभी, अब 4 तो कभी हो नहीं सकती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, तो एक HCl निकल गया बाहर, और यहाँ से क्या बनेगा वो देख लो। यहाँ से रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा कि एक बोरॉन के पास 1 सेकेंड, एक बोरॉन के पास से आपको क्या मिलेगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl इधर, और एक मिल जाएगा ऊपर से OH। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी स्टिल एक ऑर्बिटल फिर से खाली हो गया, तो फिर से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल एक आएगा। अरे फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा ना, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तो बच्चों फिर से वो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिर से एक HCl बाहर जाएगा, फिर से एक नया OH बन जाएगा, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ से कन्वर्ट हो क्या बनेगा, ये बनेगा बोरॉन सर, एक OH यहाँ पे, एक OH ये बनेगा, और एक Cl अभी बचेगा, फिर से एक वेकेंट ऑर्बिटल सर खाली है। आपने पढ़ा होगा एल्कीन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहां भी आपको सर ने शायद ये चीज बताई होगी, ठीक है, रिएक्शन किस किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो अब बच्चों फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल तब तक आएगा जब तक सारे के सारे Cl बाहर नहीं निकल जाए, तो बच्चों ये Cl अभी एक बचा था, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल फिर से वेकेंट ऑर्बिटल में इसके लोन पर अटैक करेंगे, तो ये बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एक बोरॉन, इसके पास एक OH, दो OH और 3 OH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों BOH थ्राइस, और BOH थ्राइस का मतलब होता है H3BO3। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है जल्दी से बताओ, पूरे मैकेनिज्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो कितने HCl बाहर जाएंगे, 3 HCl, तीनों के तीनों Cl आपके यहाँ से रिलीज हो जाएंगे HCl के फॉर्म में, और आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा बोरिक एसिड। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? आयुषी, आर्या, आरती, यस बेटा सभी को, चिन्मय डेफिनेटली, हर्षदा, हर्षल एंड जागृति, यस बताओ बेटा जल्दी से बताओ, निरांत, यस, ओम, बेटा बात समझ में आई क्या यहाँ तक? पूरा मैकेनिज्म, साक्षी, समृद्धि, सभी को समझ में आया होगा डेफिनेटली, ठीक है, एक बार रिस्पॉन्स करो, मैं देख सकता हूँ। ओके ठीक है, डन, थैंक यू। तो अब बच्चों, यस जागृति, थैंक यू बेटा। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, BH3 की तरफ। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपका सबसे पहले बच्चों क्या होता है, BH3। BH3 बच्चों क्या है, आपका मोनोमर फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड बोरेन, इसको अपन बोलते हैं बोरेन, ठीक है बच्चों, दिस इज एक्चुअली मोनोमर फॉर्म, ये आपकी मोनोमर फॉर्म है। मोनो का मतलब सिंगल, मर का मतलब यूनिट, मोनो का मतलब बच्चों होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल होना, और मर का मतलब बच्चों होता है यूनिट। अगर सिंगल यूनिट है तो दिस इज कॉल्ड मोनोमर। अगर बच्चों यहाँ पे मोनोमर फेज का स्टेबल है, ये अनस्टेबल होती है, तो बच्चों ये क्या करती है, यहाँ पे एक BH3 और आता है, उस BH3 से कंबाइन करती है, तो यहाँ पे बनता है बनाना बॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ बच्चों बनता है बनाना बॉन्ड, तो BH3 कंबाइन होकर बच्चों बनाता है, पहले मैं इसके हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूँ, तो बन जाता है यहाँ से आपका B2H6। B2H6 इज अ डाइमर फॉर्म, ये होता है बच्चों यहाँ पे डाइमर फॉर्म, और डाइमर फॉर्म आपकी जनरली स्टेबल होती है बच्चों मोनोमर फेज से। तो क्वेश्चन कभी आता है कि BH3 और B2H6 दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो आंसर विल बी B2H6, ठीक है, डाइमर फॉर्म हमेशा आपकी स्टेबल होगी। तो बच्चों B2H6 का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है, और यहां से सीधा आपको आंसर मिलेगा H3BO3, H3BO3 मिलेगा। और बच्चों लिटिल बिट अमाउंट में यहाँ पे आपकी H2 गैस भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, H2 गैस भी थोड़ी बहुत अमाउंट में इवॉल्व होती है, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं दी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, H2 गैस भी थोड़ी बहुत इवॉल्व होती है, उस पर ध्यान रखिए, वो लेस परसेंटेज में होती है। तो बच्चों आंसर बनता है आपको क्या, यहाँ पे ये बन जाता है आपका H3BO3। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा अगर आपके हैलाइड्स आते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी बनेगा बोरिक एसिड, और अगर यहाँ पे हाइड्राइड आते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बोरॉन के तो भी बनेगा आपका बोरिक एसिड। ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे बोरिक एसिड के ऊपर कुछ और अदर प्रॉपर्टीज, क्योंकि बच्चों बोरिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत इजी आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं नीट के अंदर। तो देखते हैं बोरिक एसिड में पहले बेटा इसकी प्रॉपर्टीज में बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इट इज ए वीक एसिड, ये आपका वीक एसिड है, मैंने पहले बोला था, ठीक है, इट इज ए वीक एसिड। सेकेंड, इट इज ए लिविस एसिड बिकॉज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बना के देखो, तो एक OH यहाँ बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, एक OH यहाँ बनेगा और एक OH यहाँ बनेगा। तो इसकी बैलेंसी कितनी है बच्चों, अभी भी इसकी बैलेंसी 3 होती है बोरॉन की, तो एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है। आपको कंफ्यूजन पता है ना, 2s2 2p1। अगर बच्चों से मैं एक्साइटेड करता हूं तो आपको पता ना कि 2s2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2p1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है,
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने लिख दिया है। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जंप कर जाएगा, जैसे जंप करेगा तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s के पास बचेगा, दिस इज एक्चुअली 2s, लाइक्स इज 2p। तो 2p के पास बच्चों पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स 1 ऑर्बिटल स्टिल खाली, एक ऑर्बिटल अभी भी खाली होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो जो ऑर्बिटल खाली है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसके पास बच्चों टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मॉलिक्यूल के पास, देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बच्चों इसे बोलते हैं लिविस एसिड। क्या आपको मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सभी को यहां तक क्लियर है? यस, थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट जो आने वाला बहुत बहुत ही मजेदार है, मतलब ये वाला केस। इसमें तीसरे पॉइंट को मैं यहां कनेक्ट करने वाला हूं कि इट इज ए मोनोबेसिक है। इसको मैं समझाता हूं मोनोबेसिक एसिड कैसे है, सब लोग ध्यान से। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि H3BO3 आपको ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके सामने बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों रिलीज क्या होगा, लोन पेयर, वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं बहुत बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टिक हो गया है, तो बेटा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, वो स्टेबिलिटी शो करता है। और ऑक्सीजन ने बच्चों लोन पेयर दिए थे बोरोन को, तो बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर, निकल गया। देखो ये हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका OH। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको मिल चुका है BOH4। प्लीज बच्चों ध्यान देना, BOH4 आपको मिल तो गया है सर, बैलेंस तो 4 होती नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मॉलिक्यूल स्टेबल होता जरूर है। लेकिन ये जो H+ आयन निकला है ये बच्चों H3BO3 से नहीं निकला है। प्लीज बच्चों ध्यान देना, आप लोग गलती करोगे यहाँ पे, और हर बार बच्चे गलती करके आते हैं। H3BO3 से बच्चों H+ आयन नहीं निकला है, प्लीज ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, एसिड क्या होता है जो अपना ही H+ आयन छोड़े, पढ़ते हैं ना यही। अरे अरेनियस एसिड क्या होते हैं जो अपनी H+ आयन छोड़े। हम लोग पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं जो अपने प्रोटॉन को छोड़ते हैं। ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो बोरिक एसिड अपना H+ आयन, मतलब इसका ये वाला H+ आयन, येलो कलर से लिख रहा हूँ ध्यान दो, इसका ये वाला H+ आयन, ये वाला H+ आयन और ये वाला H+ आयन, ये तीनों ही H+ आयन कभी भी रिलीज नहीं होते हैं। और ये जो H+ आयन बच्चों गया ये किसका है, ये वाटर मॉलिक्यूल का है। किसका है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का है। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टिक किया था ना, और वाटर मॉलिक्यूल ने अपने ही H+ आयन को बाहर निकाला। तो नीचे लिखा भी है कि 1 H+ आयन इज रिलीज्ड इन वाटर, therefore it is actually Lewis acid। इसका नाम होगा मोनोबेसिक एसिड। लेकिन ये H+ आयन किसका है, ये H+ आयन बच्चों किसका है, जल्दी से बताओ। ये वाटर मॉलिक्यूल का है, उस बोरिक एसिड का नहीं है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। तो और बाकी बच्चों ये जो मॉलिक्यूल बन चुका है, ये मॉलिक्यूल मैंने बोला अनस्टेबल है, डेफिनेटली अनस्टेबल है। लेकिन ऑक्टेट थ्योरी बच्चों ये बोलती है कि इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बच्चों बोरोन के पास, डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी शो करता है बिकॉज ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। अनस्टेबिलिटी शो बच्चों करता है बिकॉज बोरोन कभी भी ट्राइटोमिक फेज में नहीं जा सकता भाई, टेट्राटोमिक में जा ही नहीं सकता है। बोरोन के पास 4 वैलेंसी हो ही नहीं सकती है, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबिलिटी शो करता है बिकॉज ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। और ऑक्टेट थ्योरी बच्चों डेफिनेटली आपकी डोमिनेट करती है, ठीक है, डोमिनेट करती है, आपको ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आया क्या? ये बोरिक एसिड को अगर आप पानी में डालोगे तो जो H+ आयन निकलता है वो बच्चों किसका होता है, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल का होता है, ना कि आपके किसी बोरिक एसिड का होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं अपन मोनोबेसिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बता। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों फिर से वही है, चॉकलेट क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, आपके मुंह में पानी जरूर आएगा, बिल्कुल। ये देखो चॉकलेट रखी हुई है, खा सकते हो आप, ठीक है, अगर आपका मन करे तो बिल्कुल खा सकते हो, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से प्लीज बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर करो। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, पहले चॉकलेट खा लो जल्दी से। सभी बच्चे पहले खाएंगे चॉकलेट और फिर करेंगे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बच्चों H3BO3 इज एन अरेनियस एसिड, इज यस और नो, जल्दी से बताओ क्या ये अरेनियस एसिड होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताओ। विद रीजन, विद रीजन, विद रीजन, रीजन, रीजन बेटा प्लीज साथ में दे रहे हैं, ठीक है ना सिर्फ। नो इट इज ए लिविस एसिड, ओके। मोनोबेसिक एसिड्स, प्राची ने बताया है यस सर, सिजल यस,
ओके, आंसर बताओ बेटा। शमीरा ने बताया कैन नॉट टच इट व्हाट कैन फील। ओके, निरांत ने बोला है नो, निरांत बिकॉज इट डज नॉट रिलीज H प्लस आयन। ओके, बाकी लोग भी बताओ बेटा आंसर जल्दी से। कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के आने चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों के आंसर कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए मुझे। अमान बेटा फिर आंसर बताओ। आयुषी, आर्या, अंकिता, आराधना, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे बोला है खातिजा ने, सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई वाज डिस्कनेक्टेड। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 आल्सो रिटन एज, वो तो ठीक है, इट्स नॉट अरेनियस एसिड। ओके, आयुषी ने बोला है नो बिकॉज, जल्दी से आंसर बताओ। खातिजा बेटा मैं आपके लिए बोल दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन सामने आपके है। क्वेश्चन ये है, ये सबसे पहले खा लो आप यहाँ पे क्या, चॉकलेट, ठीक है। सभी बच्चे खाएंगे और खाने के बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर है कि आपका क्वेश्चन ये है कि H3BO3 क्या आपका अरेनियस एसिड होता है? क्या H3BO3 आपका अरेनियस एसिड होता है? बेटा अरेनियस एसिड होते क्या है? अरेनियस ने बोला था, अरेनियस ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने बोला हुआ था कि जब आप किसी भी कंपाउंड को, या जब किसी भी आप कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को अगर आप पानी में डाल रहे हो, किसी भी कंपाउंड को अगर आप पानी के साथ डिसॉल्व कर रहे हो, उनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो बच्चों वहां से आपका H प्लस आयन बाहर निकलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन केयरफुली। अरेनियस ने फोकस किया था बच्चों वाटर मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट। अरेनियस ने किसी और सॉल्वेंट को लेकर बात नहीं करी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेनियस ने यह बोला था कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जो है वही आपका सॉल्वेंट है, मेरे पास बाकी कोई भी सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं है, मैं यूज नहीं कर सकता हूं। अरेनियस ने यह बोला था, लिसन केयरफुली, ध्यान सुनो, कि जब किसी कंपाउंड को आप पानी में डालते हो, या जब किसी कंपाउंड को बेटा आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो वहां पे H प्लस आयन आपका रिलीज होना चाहिए, H प्लस आयन आपका रिलीज होना चाहिए, उन्होंने बोला था। तो क्या बोरिक एसिड ने अभी H प्लस आयन निकाला? जल्दी से बताओ, मैंने को रिपीट करता हूँ, पीछे वाला सीन देखो। क्या H प्लस आयन ने यहाँ पे निकाला? क्या बोरिक एसिड ने H प्लस आयन अपना खुद का निकाला था? क्या नहीं निकाला था बच्चों, और उसने अपने खुद का नहीं निकाला था। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब H3, ध्यान दो, जब H3BO3 को अपन ने अभी पानी में डाला था, तो बच्चों क्या मिला था आंसर? यहां से मिला था बोरोन के पास आपको मिल रहे थे 4OH मिल रहे थे, ठीक है। 4OH देखने को मिल रहे थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, बाकी बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। ये जो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुआ था, ये बच्चों किसका था? ये हाइड्रोजन आयन था आपका वाटर मॉलिक्यूल। किसका था बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल का था ये H प्लस आयन। ये एसिड का नहीं है। जब इस एसिड का नहीं है तो हाउ वी विल कॉल इट इज अरेनियस एसिड? नो, आंसर विल बी नो। क्या सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। डन, ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। यस, अब बेटा हम लोग बात करेंगे H3BO3, ये जो बोरिक एसिड है, इस बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? प्लीज देखो बच्चों ध्यान से। बोरिक एसिड का पहले पढ़ते हैं, इट इज प्लेनर, ये आपकी प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बच्चों? लेयर समझते हो ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आप बात करते हैं ग्रेफाइट, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से। हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट पढ़ा था, BN बच्चों पढ़ा था ना, BN, और उसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाई थे, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी लेयर की फॉर्म में ये देखो, एक लेयर देखो ये बनी हुई दिख रहा हो आपको, एक लेयर आपकी इसके नीचे बनी हुई है। ये जो आपका H3BO3 है, ये बच्चों हमेशा पाया जाता है लेयर की फॉर्म, और लेयर की फॉर्म बनने के पीछे रीजन है बच्चों, इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है? इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बच्चों H बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होता है। कैसे होता है मैं बताऊं। सिंस इट इज प्लेनर लेयर्ड स्ट्रक्चर, सो बोरिक एसिड इज स्लिपरी। तो बोरिक एसिड बच्चों कैसा होता है? स्लिपरी होता है, स्लिप करता है, लेयर की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो इसका प्लेनर, ध्यान देना, इसका जो प्लेनर लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है, प्लेनर लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे बच्चों रीजन ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेयर बनने के पीछे रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्लीज ध्यान देना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी इस तरीके से, और आप डेफिनेटली कर पाओगे बहुत ही आराम से। अब आते हैं बच्चों हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो कैसे बनता है? तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से ऑब्जर्व करिए इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले बच्चों बनाते हैं, देखो बोरिक क्या है, एक बोरॉन, सर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन,
फिर उसके बाद देखो इधर नीचे ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, ध्यान से देखना बच्चों, समझ में आ जाएगा सभी को। दिस इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड। कैसे बनाया मैंने, सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। इसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड। क्या है बच्चों, इधर ले लेते हैं अपन। यहाँ ले लिया मैंने बोरॉन, और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन इधर वाला था, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आएंगे, इसका हाइड्रोजन। तो बच्चों पता है कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, ऑक्सीजन की, तो डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे देखो तो ये डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब इसके साथ बच्चों क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग यहाँ से, मतलब एक मॉलिक्यूल ऊपर है बोरिक वाला, ये देखो इसको पूरा बना लेते हैं, OH एंड दिस इज OH। यहाँ भी वही डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो एक बोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ उसका ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये दोनों बच्चों आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं कनेक्टेड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये एच बॉन्डिंग समझ में आया कि नहीं है, कैसे कनेक्ट? इसको और थोड़ा सा ना मैं जूम करके आपको देखो बता रहा हूँ, और समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको ना अपन थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर देखो। ओके, अभी सभी को दिख रही है बेटा स्क्रीन? परफेक्ट, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी। यस, अब जूम करके इसको हम देखो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, एक ये बोरॉन हो गया, इसका ऑक्सीजन, ये इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, देन इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन ये, इसका हाइड्रोजन ये। दिख रहे हैं ना सभी को? वन मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, दिस इज वन मॉलिक्यूल होल, 1 सेकेंड, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3। सेकेंड मॉलिक्यूल देखो जरा, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, देखो ये बोरोन हो गया, इसका साथ देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका एक इधर हाइड्रोजन लगा लो, आप नहीं लगा था, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इधर इसका ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन, दिख रहा है बच्चों? नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका ये है बोरिक एसिड। तीसरा मॉलिक्यूल देखो ऊपर बनाया गया, ध्यान, ये आपका बोरॉन है, यहाँ पे आपका ये OH है, 3 OH होते हैं ना, 3 OH बना लो आप, यहाँ पे OH, यहाँ पे आए। तो बेटा क्या करना है, ये देखो तीसरा मॉलिक्यूल बन गया ना, ये जहां जहां पे आपको डैश डैश दिख रहा है, देखो एक डैश यहाँ दिख रहा है आपको, एक डैश आपको यहाँ दिख रहा है, और एक डैश आपको यहाँ दिख रहा है, और ये डैश यहाँ दिख रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 डैश दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके अदर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसी का नाम होगा बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरीके से यहाँ पे तो रिंग बन चुका है, तो रिंग बनने के बाद मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल के साथ काम करता है। ऐसे बॉन्ड जैसे वंडरवॉल फोर्स या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बच्चों क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के साथ काम करते हैं, जैसे आपका लंदन फोर्सेस हो गया, जैसे आपका बात करते हैं डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया, ये सारे के सारे वीक फोर्स होते हैं। तो वीक फोर्स बच्चों क्या होते हैं, वीक बॉन्ड क्या होते हैं, जहां पे आपके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करते हैं, जो बॉन्ड काम करते हैं, उनको बच्चों बोलते हैं वीक बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे लेयर की फॉर्म में देखने को मिलता है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी से, इतनी बात सभी क्लियर है? ओके, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट पे आते हैं थोड़ा। हीटिंग इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों अगर हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, बोरिक एसिड को अगर मैं हीट करूंगा, तो हीट करने पे क्या क्या आंसर बनेगा? तो बच्चों देखो ये बोरिक एसिड ना, दिस इज एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पहले बच्चों से करते हैं अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से इस पे क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में, हर जगह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इवन सीईटी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों बोरिक एसिड को अपन ने 100 पे हीट किया, तो बच्चों बनता है मेटाबोरिक एसिड। फिर मेटाबोरिक एसिड HBO2 इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड। बहुत आसान है, आप क्या करो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बचेगा बच्चों 1 हाइड्रोजन 1 बोरॉन, बाकी 2 ऑक्सीजन, तो बन गया दिस इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड HBO2। समझ में आ गया सीधा? वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर बच्चों करेंगे 160 पे, तो बनेगा ये वाला H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड।
टेट्राबोरिक एसिड। 160 बचा क्या बनेगा, टेट्राबोरिक एसिड। और फिर फर्दर हीट करेंगे तो बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका B2O3। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और बच्चों सिर्फ मिलेगा आपको B2O3। दिस इज बोरिक ऑक्साइड। तो पहले बच्चों क्या बनेगा, बोरिक एसिड, फिर बनेगा आपका मेटाबोरिक एसिड, फिर बनेगा टेट्राबोरिक एसिड, फिर बच्चों क्या होगा आपका बोरिक ऑक्साइड। अब इसको याद कैसे करें, सर याद ही नहीं हो रहा है। चलो इसको याद करने का तरीका ढूंढते हैं। याद करने का तरीका कितना आसान, देखो बच्चों, बोरिक एसिड से याद रखो BA, मेटाबोरिक एसिड से याद रखो MBA, टेट्राबोरिक एसिड से बच्चों याद रखो TBA, और BO से बच्चों याद रखो BO। तो कैसे अपन याद करते हैं, एक लड़का है बड़ा ही हैंडसम सा, ठीक है, ये लड़का है बहुत ही हैंडसम लड़का है ये, ठीक है, पढ़ने में शार्प है और बहुत ही प्यारा है। देखो दिख रहा है ना आपको, सभी बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताओ। सभी बच्चों को यहाँ तक दिख रहा है, सभी लोग जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर है सभी को, या सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट टाइम चल रहा है बेटा, इसको समझते हैं ध्यान से। विजुअल, ओके डन। सभी को मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। एक लड़का है बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही हैंडसम है, ठीक है, जिसका नाम कुछ तो है, ठीक है, वो नाम मुझे भी नहीं पता, बस नाम कुछ तो है, ठीक है। तो उस लड़के ने पहले क्या करा, उसको बेटा बना था BO। एक कहानी बता रहा हूँ, BO मतलब क्या है, BO मतलब कोई एक ऑफिसर, ठीक है, बैंक के ऑफिसर मान लो, बैंक जो होती है ना, बैंक में जो ऑफिसर होते हैं अलग अलग, तो बैंक में ऑफिसर बनना था उसे। तो वो क्या करेगा, तो वो कहेगा कि ठीक है सर, मुझे तो पढ़ाई करूंगा मैं तभी वहां तक पहुंच पाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो उस लड़के ने क्या किया, बच्चों सबसे पहले डिग्री की BA, BA समझते हो ना, बैचलर ऑफ आर्ट। तो उसने पहले बच्चों पढ़ाई करके क्या किया, BA की डिग्री करी। BA की डिग्री करने के बाद बच्चों क्या, उसने MBA किया। भाई BA के बाद कौन सी डिग्री बच्चों, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसने MBA की डिग्री कर ली। अब MBA की डिग्री करने वाले TBA कोई डिग्री होती नहीं है वैसे, लेकिन मैंने बता दिया TBA की डिग्री है। अपने अपना अपना काम होना चाहिए, हमें आंसर समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो एक लड़का है, वो लड़के का नाम मुझे नहीं पता, उस लड़के को बेटा क्या बनना है, BO बनना है, बैंक में ऑफिसर बनना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने BA की डिग्री ले ली पढ़ाई करके, फिर BA की डिग्री बेटा पढ़ने के बाद उसने MBA उसने कर लिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और देन उसके बाद उसने TBA कर लिया। TBA ऑल्सो डिग्री, ये एक इमेजिनरी डिग्री है, ठीक है, बस कर लिया उसने। तो TBA कर लिया, TBA क्योंकि बच्चा ही इमेजिनरी है, तो TBA करने के बाद बच्चों को बन गया क्या, सीधा BO बन गया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, टॉपर इन BA एंड TBA, टॉपर इन BA एंड TBA, ओके डन। क्या सभी को समझ में आ रहा है, देखो याद करने का तरीका देखो है, याद करने का तरीका है बहुत ही आसान है। एक लड़का है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बच्चों क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको पता नहीं होता है कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, आप कुछ भी करोगे आगे पीछे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक। तो बोरिक एसिड को हीट करेंगे, एक लड़का है, तो याद रखो एक लड़का है जिसने पहले बच्चों BA की डिग्री कर ली, फिर उसका उसने MBA की डिग्री ली, फिर उसने TBA की डिग्री ली, फिर वो बन गया BO। कितने बच्चों को समझ में आया, बहुत ईजी है। नीट में 4 मार्क्स आंख बंद करके मिल जाएंगे सीधे आपको, ठीक है। बट प्लीज आपको रखना है यहाँ पे, देखो H3PO3 को बच्चों हीट करो तो सारे के सारे वाटर बाहर निकाल दो आप। कितने वाटर बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बनेगा HPO2 दिस इज मेटाबोरिक एसिड। बाकी बच्चों ऐसे बनता है टेट्रा, TBA से टेट्राबोरिक एसिड, तो ये होता है H2B4O7। और लास्ट बच्चों होता है आपका B2O3, वो होता है बोरिक ऑक्साइड। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, जल्दी से। इजी ट्रिक थी, बहुत इजी ट्रिक थी, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों, लास्ट मॉलिक्यूल इज द बोरेन। तो बोरेन की बच्चों प्रिपरेशन, हम लोग बोरेक्स पढ़ चुके हैं, बोरिक एसिड पढ़ चुके हैं, बोरेन का प्रिपरेशन कैसे होगा, बोरेन का स्ट्रक्चर क्या है, और बोरेन का बेटा कॉम्बिनेशन क्या है, इन तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, दो तरीके हैं बच्चों, पहला तरीका है लेबोरेटरी मेथड, सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। दोनों क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से। पहला आपका है लेबोरेटरी मेथड, सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। इन दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार सीधा पूछते हैं कि लेबोरेटरी मेथड कौन सा है चारों में से, और इंडस्ट्रियल मेथड आपका कौन सा है, ठीक है। तो लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, दिस इज बेसिकली फर्स्ट मेथड, और ये आपका है सेकेंड मेथड। दोनों में हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, दोनों में बनाएंगे हम लोग बोरेन। बोरेन का बेटा ये होता है फॉर्मूला B2H6, दिस इज डाइमर फॉर्म, दिस इज डाइमर फॉर्म ऑफ BH3। BH3 बेटा होता है बोरेन, बोरेन का ये है आपका डाइमर फॉर्म। तो ये कैसे बनता है समझो बच्चों। सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है BF3 या BCl3।
तो बेटा बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उनके साथ आप लेके आओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका जो स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? तो बच्चों बीच में क्या आएगा? एल्यूमिनियम, बीच में आएगा एल्यूमिनियम। इसके साथ बच्चों एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। बेटा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एक आया एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? -1 होगा कि नहीं होगा? लिथियम बच्चों बाहर होगा जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। बताओ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और उस केस में बच्चों क्या होगा? यहां से अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप H निकलना चाहते हो तो H बच्चों रिलीज होगा H- की फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? H- की फॉर्म में, मतलब हाइड्राइड आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो बच्चों यहां से रिलीज होगा हाइड्राइड आयन, और यही हाइड्राइड आयन बच्चों कनेक्ट होकर किसके साथ? बोरोन के साथ। बिकॉज बच्चों बोरोन में ध्यान से देखो तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन है, तो बोरोन के साथ अगर 3 फ्लोरीन है तो बच्चों जो H- रिलीज हुआ है वो बोरोन से ही कनेक्ट होगा। तो इसलिए बोरोन के साथ बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपके पहले बच्चे बेटा पहले आपका बनेगा यहाँ पे आपका बोरेन BH3, तीनों फ्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, तीनों फ्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, आपका BH3 बनेगा, फिर डाइमर फॉर्म में आपका B2H6 बन जाएगा। तो बच्चों तो LiF बना, AlF3 बना, बाकी आपका B2H6 बन गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है भाई। एल्यूमिनियम है बेटा Cl से कनेक्ट होगा, सॉल्ट बनाएगा AlCl। लिथियम बच्चों आपका मेटल कैटायन है, वो भी Cl से कनेक्ट होगा तो वो भी सॉल्ट बनाएगा, बाकी बनेगा B2H6, ठीक है। सेकंड मेथड है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर बच्चों में आयोडीन लेके आता हूं तो बनेगा यहां से आपका सोडियम के साथ आयोडीन, तो NaI, H2 गैस बाहर जाएगी और बाकी बच्चों यहां से मिलेगा B2H6। इसको बैलेंस बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड है। और NaBH4 के अंदर इसका भी स्ट्रक्चर बच्चों वही है क्या, कि यहाँ पे बोरोन आ गया सर, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा, तो बाहर बच्चों सोडियम इसे करेगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है NaBH4 का। यहां से भी रिलीज होगा बच्चों H- बोरोन से कनेक्ट होगा तो बनेगा B2S6 और NaI, और H2 गैस आपकी यहां से बाहर। ये बात समझ में आ गई यहां तक? यस, ठीक है। टाइम पूरा हो चुका है, लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। बाकी बच्चों इसके बाद नेक्स्ट का जो सेक्शन आएगा वो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल, ठीक है। तो कल आपका बोन फैमिली आईओ फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे हम कार्बन फैमिली। थैंक यू।